सूट पहन लेने के बाद इमरान आईने के सामने लचक पचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। ओ, फिर वही टाई, छोटी बड़ी। मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी हैं। मैं बड़बड़ाता रहा। लाहौल विला कुव्वत, नहीं बांधता। ये कहकर उसने झटका मारा तो रेशमी टाई की गांठ फिसलती हुई न सिर्फ उसकी गर्दन से जा लगी, बल्कि इतनी तंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकलने लगी और वह फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वह कुछ समझा ही नहीं कि क्यों इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी टांगें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? नौकर भर्राई हुई आवाज़ में बोला। सरकार के बच्चे, मर रहा हूँ। अरे लेकिन मगर अगर, इमरान दांत पीसकर नाचता हुआ बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूं? नौकर ने हैरान होकर कहा। अपने बाप के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा। तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी इमरान एमएससी पीएचडी क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कमबख्त, इसे उर्दू में इस्तेआरा और अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही है। नौकर ने गौर से देखा तो उसकी नज़र टाई पर पड़ी, जिसकी गांठ गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और नसें उभरी हुई थी। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। दिन में कई बार उसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिरकर उसे घूरता हुआ बोला। नौकर सिर खुजलाने लगा। जुए हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे थे? यूं ही। जाहिल गंवार, खामखा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। युंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नहीं में सिर हिला दिया। युंग के हिज्जे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, युंग। बहुत से जाहिल से जंग पढ़ते हैं और कुछ जुंग, जिन्हें काबिलियत का हैज़ा हो जाता है, वह जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे जा की आवाज़ देता है, मगर युंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, इमरान झल्ला कर बोला। हाँ तो मैं भी कह रहा था। वह खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए, नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भूनो, इमरान बोला। कड़छी को इस तरह देगची में ना हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप? नौकर को सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक शलवार कमीज़ का कपड़ा खरीदने जा रहे थे। 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोस की। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद न दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं टाई बांध दूँ सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते हुए बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोस की, कहिए तो लिख दूँ? बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज़ के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यूँ नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से कागज़ उसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वह ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ 3 लड़कियां बैठी थी। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली। खूब इंतज़ार कराया। कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं? ओह, तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? ओह, तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्यों, क्या आपने 1 घंटा पहले पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था? पिक्चर चलने का? मुझे तो याद नहीं। मैं तो सुलेमान के लिए। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला। ये क्या? वह लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली। 20,000 का लट्ठा और बोस की, ये क्या है? इसका मतलब? फिर वह बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सुरैया ने भी उठकर देखा, लेकिन तीसरी बैठी रही। वह शायद सुरैया की कोई नई सहेली थी। ये क्या है? सुरैया ने पूछा। सुलेमान के लिए शलवार कमीज़ का कपड़ा लेने जा रहा हूँ। लेकिन हमसे क्यों वादा किया था? वह बिगड़ कर बोली। बड़ी मुसीबत है। इमरान गर्दन झटक कर बोला। तो मैं सच्चा समझूँ या सुलेमान को? उसी कमीने को सच्चा समझिए। मैं कौन होती हूँ? सुरैया ने कहा। फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर बोली। अकेले ही चलते हैं। आप साथ गए भी तो शर्मिंदगी ही होगी। कर बैठेंगे कोई हिमाकत। ज़रा देखिए आप लोग, इमरान रोनी सूरत बनाकर दर्द भरी आवाज़ में बोला। ये मेरी छोटी बहन है, मुझे अहमक समझती है। सुरैया, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा किसी वक्त, जब भी टाई गलत बन गई। और बेचारे सुलेमान को कुछ ना कहो, वो मेरा मोहसिन है, मुझ पर एहसान करने वाला। उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। क्या हुआ था? सुरैया की सहेली जमीला ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। टाई गलत बन गई थी, इमरान इंतहाई संजीदगी से बोला। जमीला हंसने लगी।
लेकिन सुरैया जली भुनी बैठी रही। उसकी नई सहेली हैरत से उस संजीदा अहमक को घूर रही थी। तुम कहती हो तो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ, इमरान ने कहा, लेकिन वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मेरे सीने पर एक कागज़ पिन किया हुआ है। तो क्या ये इसी तरह लगा रहेगा? जमीला ने पूछा। और क्या, मैं तो हरगिज़ ना जाऊँगी, सुरैया ने कहा। नहीं, इमरान भाई के बगैर मज़ा ना आएगा, जमीला ने कहा। जियो, इमरान खुश होकर बोला। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सुरैया से बदल लूँ। काश तुम मेरी बहन होती। ये नकचढ़ी सुरैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप खुद नकचढ़े, आप मुझे कब अच्छे लगते हैं? सुरैया बिगड़ कर बोली। देख रही हो, यह मेरी छोटी बहन है। मैं बताऊं, जमीला संजीदगी से बोली। आप ये कागज़ निकाल कर जेब में रख लीजिए, मैं याद दिला दूंगी। और अगर भूल गई तो? वैसे तो कोई राहगीर उसे देखकर मुझे याद दिला देगा, मैं वादा करती हूँ। इमरान ने कागज़ निकालकर जेब में रख लिया। सुरैया कुछ खिंची खिंची सी नज़र आने लगी थी। जैसे ही वे बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल पोर्टिको में आकर रुकी, जिस पर एक सलीकेदार और भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। हेलो फैयाज़, इमरान दोनों हाथ बढ़ाकर चीखा। हेलो इमरान माई लैड, तुम कहीं जा रहे हो? मोटरसाइकिल सवार बोला। फिर लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगा, ओह माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये काम ज़रूरी है। इमरान जल्दी करो। इमरान उछलकर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई फाटक से गुजर गई। देखा तुमने? सुरैया अपना निचला होठ चबाकर बोली। ये कौन था? जमीला ने पूछा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट फैयाज़। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि उसे भाईजान जैसे खपती आदमी से क्या दिलचस्पी हो सकती है। अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाया करता है। इमरान भाई दिलचस्प आदमी है, जमीला ने कहा। भाई कम से कम मुझे तो उनकी मौजूदगी में बड़ा मज़ा आता है। एक पागल दूसरे पागल को अक्लमंदी समझता है, सुरैया मुंह बिगाड़ कर बोली। मगर मुझे तो पागल नहीं मालूम होते, सुरैया की नई सहेली ने कहा। और उसने करीब करीब ठीक ही बात कही थी। इमरान सूरत से खपती नहीं लगता था। खूबसूरत और दिलकश नौजवान था। उम्र 27 के लगभग रही होगी। सुघड़ और सफाई पसंद था। तंदुरुस्ती अच्छी और जिस्म कसरती था। अपने शहर की यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री लेकर इंग्लैंड चला गया था और वहाँ से साइंस में डॉक्टरेट लेकर वापस आया था। उसका बाप रहमान गुप्तचर विभाग में डायरेक्टर जनरल था। इंग्लैंड से वापसी पर उसके बाप ने कोशिश की थी कि उसे कोई अच्छा सा ओहदा दिला दे, लेकिन इमरान ने परवाह न की। कभी वह कहता कि मैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की तिजारत करूँगा, कभी कहता कि अपना इंस्टीट्यूट कायम करके साइंस की खिदमत करूँगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ। पूरा घर उससे परेशान था। इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छा खासा अहमक हो गया था। इतना अहमक कि घर के नौकर तक उसे उल्लू बनाया करते थे। उसे अच्छी तरह लूटते, उसकी जेब से 10-10 रुपये के नोट गायब कर देते और उसे पता तक न चलता। बाप तो उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता था। सिर्फ एक माँ थी जिसकी बदौलत वह उस कोठी में रहता था, वरना कभी का निकाल दिया गया होता। इकलौता लड़का होने के बावजूद रहमान साहब उससे परेशान आ गए थे। पागल वो उसी वक्त नहीं मालूम होते जब खामोश हो, सुरैया बोली। 2-4 घंटे भी अगर इन हजरत के साथ रहना पड़े तो पता चले। क्या काटने दौड़ते हैं? जमीला ने मुस्कुरा कर कहा। अगर उनमें इसी तरह दिलचस्पी रहती रही तो किसी दिन मालूम हो जाएगा, सुरैया मुँह से कोड़कर बोली। कैप्टन फैयाज़ की मोटरसाइकिल फर्राटे भर रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्ठा, बोस्की की कमीज़, शलवार का बोस्का, लट्ठी लट्ठी क्या था? लाहौल विला कुबत, भूल गया, रुको यार रुको। शायद फैयाज़ ने मोटरसाइकिल रोक दी। भूल गया, इमरान बोला। क्या भूल गए? कुछ गलती हो गई? क्या गलती हो गई? फैयाज़ झुंझला कर बोला। यार कम से कम मुझे तो उल्लू ना बनाया करो, शायद मैं गलत बैठा हुआ हूँ। इमरान कैरियर से उतरता हुआ बोला। जल्दी है यार, फैयाज़ ने गर्दन झटक कर कहा। इमरान उसकी पीठ से पीठ मिलाए हुए दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गया। ये क्या? फैयाज़ ने हैरत से कहा। बस चलो ठीक है, खुदा की कसम तंग कर मारते हो, फैयाज़ उकता कर बोला। कौन सी मुसीबत आ गई? इमरान भी झुंझलाने लगा। मुझे भी तमाशा बनाओगे? सीधे बैठो ना। तो क्या मैं सर के बल बैठा हुआ हूँ? मान जाओ प्यारे, फैयाज़ खुशामद के लहजे में बोला। लोग हंसेंगे हम पर, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मुंह के बल गिरोगे सड़क पर। अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस और लाचार, इमरान ने दरवेशों के अंदाज में कहा। खुदा समझे तुमसे। फैयाज़ ने दांत पीसकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उसका मुंह पश्चिम की तरफ था और इमरान का मुंह पूरब की तरफ, और इमरान इस तरह आगे की तरफ झुका हुआ था जैसे वह खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। देखा, याद आ गया ना? इमरान चहक कर बोला। शलवार का लट्ठा और कमीज़ की बोस की, मैं पहले ही कह रहा था कि गलती हो गई है। इमरान तुम मुझे अहमक समझते हो? फैयाज़ ने झुंझला कर कहा। कम से कम मेरे सामने तो इस खपतीपन से बाज आ जाया करो। तुम खुद हो गए खपती, इमरान बुरा मानकर बोला। आखिर इस ढोंग से क्या फ़ायदा? ढोंग? अरे कमाल कर दिया। ओफो, इस लफ्ज़ ढोंग पर मुझे वह बात याद आ गई जिसे अब से 1 साल पहले याद आना चाहिए था। फैयाज़ कुछ ना बोला। मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। हाँ, इमरान थोड़ी देर बाद बोला। यह मोटरसाइकिल पीछे की तरफ क्यों भाग रही है?
अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया, हटो बचो, मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी और झेपते हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। शुक्र है खुदा का कि खुद ब खुद रुक गई। इमरान उतरता हुआ बड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला, लाहौल विला कुव्वत, इसका हैंडल पीछे। अब मोटरसाइकिलें भी उल्टी बनने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तंग कर रहे हो? फैयाज ने बेबसी से कहा। तंग तुम कर रहे हो या मैं? उल्टी मोटरसाइकिल पर लिए फिरते हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो? चलो बैठो, फैयाज उसे खींचता हुआ बोला। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। अब तो ठीक चल रही है, इमरान बड़बड़ाया। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही थी और इमरान ने अभी तक फैयाज से यह भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। आज मुझे फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत महसूस हुई है, फैयाज बोला। लेकिन मैं आजकल बिल्कुल गरीब हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे उधार मांगने जा रहा था? पता नहीं, मैं यही समझ रहा था। अरे बाप रे, फिर भूल गया। लट्ठमार का पजामा और कमीज, लाहौल विला कुव्वत बोस का। प्लीज़ शट अप इमरान, यू फूल। फैयाज झुंझला उठा। इमरान, कैप्टन फैयाज ने ठंडी सांस लेकर फिर से उसे मुखातिब किया। हाँ, तुम आखिर दूसरों को बेवकूफ़ क्यों समझते हो? क्योंकि अरे बाप रे, ये झटके यार, ज़रा चिकनी ज़मीन पर चलाओ। मैं कहता हूँ कि अब ये सारी हिमाकतें ख़त्म करके कोई ढंग का काम करो। ढंग? लो यार, इस ढंग पर भी कोई बात याद आने की कोशिश कर रही है। जहन्नुम में जाओ, फैयाज झल्ला कर बोला। अच्छा, इमरान ने बड़ी आज्ञाकारिता से गर्दन हिलाई। मोटरसाइकिल एक लंबी चौड़ी इमारत के सामने रुक गई, जिसके फाटक पर 3-4 वर्दीधारी कांस्टेबल नजर आ रहे थे। अब उतरो भी, फैयाज ने कहा। मैं समझा शायद अब तुम मुझे हैंडल पर बिठाओगे, इमरान उतरता हुआ बोला। वे उस वक्त एक देहाती इलाके में खड़े हुए थे जो शहर से ज़्यादा दूर ना था। यहाँ बस यही एक इमारत इतनी बड़ी थी, वरना इस बस्ती में मामूली किस्म के कच्चे पक्के मकान थे। इस इमारत की बनावट पुराने ढंग की थी। चारों तरफ सुर्ख रंग की लखौरी ईंटों की ऊंची ऊंची दीवारें थी और सामने एक बहुत बड़ा फाटक था जो गालिबन सदर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कैप्टन फैयाज इमरान का हाथ पकड़े हुए इमारत में दाखिल हो गया। अब भी इमरान ने उससे ये नहीं पूछा कि वो उसे कहाँ और क्यों लाया है। दोनों एक बड़े दालान से गुजरते हुए एक कमरे में आए। अचानक इमरान ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसने एक लाश देख ली थी जो फर्श पर औंधी पड़ी थी और उसके गिर्द खून फैला हुआ था। दोस्तों, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो ये वाली लाइन मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं आगे का पढ़ देता हूँ। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। वह कांपती आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, खुदा उसके रिश्तेदारों पर रहमत करे और उसे सब्र की तौफीक अता फरमाए। मैं तुम्हें दुआएं खैर करने के लिए नहीं लाया, फैयाज झुंझला कर बोला। कफन दफन के लिए चंदा वहाँ भी मांग सकते थे, आखिर इतनी दूर क्यों घसीट लाए? यार इमरान, खुदा के लिए बोर ना करो, मैं तुम्हें अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ, फैयाज ने कहा। मैं भी यही समझता हूँ, मगर प्यारे 5 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। अभी मुझे लट्ठी का बोसका ख़रीदना है। क्या लट्ठी? लो यार, फिर भूल गया, क्या मुसीबत है? फैयाज चंद लम्हे खड़ा उसे घूरता रहा, फिर बोला। यह इमारत पिछले 5 वर्षों से बंद रही है। क्या ऐसी हालत में यहाँ एक लाश की मौजूदगी हैरत अंगेज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं, इमरान सिर हिलाकर बोला। अगर ये लाश किसी अमरूद के दरख्त पर पाई जाती तो मैं इसे अजूबा मान लेता। यार थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ, मैं शुरू से ही संजीदा हूँ। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। रंजीदा नहीं, संजीदा, फैयाज फिर झुंझला गया। इमरान खामोशी से लाश की तरफ देख रहा था। वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। 3 जख्म। फैयाज उसे मूड में आते देखकर कुछ निश्चिंत सा नजर आने लगा। पहले पूरी बात सुन लो, फैयाज ने उसे मुखातिब किया। ठहरो, इमरान झुकता हुआ बोला। वह थोड़ी देर तक जख्मों को गौर से देखता रहा, फिर सिर उठाकर बोला। पूरी बात सुनाने से पहले ये बताओ कि इस लाश के बारे में तुम क्या बता सकते हो? आज दिन में 12 बजे ये देखी गई, फैयाज ने कहा। मैं ज़्यादा अक्लमंदी का जवाब नहीं चाहता, इमरान नाक सिकुड़कर बोला। मैं ये जानता हूँ कि किसी ने उस पर 3 वार किए हैं। और कुछ? इमरान उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। और क्या, फैयाज बोला। मगर शेख चिल्ली दोयम यानी अली इमरान MSc PhD का ख्याल कुछ और है। क्या? सुनकर मुझे उल्लू सही अहमक बटा दो समझने लगोगे? अरे यार कुछ बताओ भी तो सही। अच्छा सुनो, कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले जख्म से 5-5 इंच का फासला नापकर दूसरा और तीसरा वार किया, और इस बात का खास ख्याल रखा कि जख्म बिल्कुल सीध में रहे, ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। क्या बकते हो? फैयाज बड़बड़ाया। नाप कर देख लो मेरी जान, अगर गलत निकले तो मेरा कलम सर कर देना। शायद मैं गलत बोल गया, मेरे कलम पर सर रख देना, इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने एक तरफ पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और फिर झुककर जख्मों के बीच का फासला नापने लगा। फैयाज उसे हैरत से देख रहा था। लो, इमरान ने उसे तिनका पकड़ाता हुआ बोला। अगर ये तिनका 5 इंच का नग निकले तो किसी की दाढ़ी तलाश करना। मगर इसका मतलब? फैयाज कुछ सोचता हुआ बोला।
इसका मतलब यह कि कातिल और मकतूल दरअसल आशिक और माशूक थे। इमरान प्यारे, ज़रा संजीदगी से। यह तिनका बताता है कि यही बात है, इमरान ने कहा। और उर्दू के पुराने शायरों का भी यही ख्याल है। किसी का भी दीवान उठाकर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के ज़रूर मिल जाएंगे जिनसे मेरे ख्याल की तायीद हो जाएगी। चलो एक शेर सुनी लो। मोच आए न कलाई में कहीं, सख्त जा हम भी बहुत है प्यारे। बकवास मत करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो, फैयाज़ बिगड़ कर बोला। फासला तुमने नाप लिया, अब तुम ही बताओ कि क्या बात हो सकती है, इमरान ने कहा। फैयाज़ कुछ ना बोला। ज़रा सोचो तो, इमरान फिर बोला। एक आशिक की उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वह जिस तरह चाहे उसे कत्ल करे, कीमा बनाकर रख दे या नाप नाप कर सलीके से ज़ख्म लगाए। यह ज़ख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं। लाश की हालत भी यह नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेटकर उसने कहा, जो मिजाज यार में आए। पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगाव है, फैयाज़ ने पूछा। पता नहीं, इमरान सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाकर बोला। वैसे अब तुम पूरी गज़ल सुना सकते हो, मक्ता मैं अर्ज कर दूंगा। फैयाज़ थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला। यह इमारत तकरीबन 5 साल से खाली रही है। वैसे हर जुमेरात को सिर्फ चंद घंटों के लिए उसे खोला जाता है। क्यों? यहाँ दरअसल एक कब्र है जिसके बारे में मशहूर है कि वह किसी शहीद की है। चुनाचे हर जुमेरात को एक शख्स उसे खोलकर कब्र की साफ़ सफाई करता है। चढ़ावे वगैरह चढ़ते होंगे, इमरान ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों का यह मकान है वे शहर में रहते हैं और उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक आदमी इसलिए रख छोड़ा है कि वह हर जुमेरात को कब्र की देखभाल कर लिया करे। यहाँ लोगों की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वह यहाँ आया तो उसने ये लाश देखी। ताला बंद था, इमरान ने पूछा। हाँ, और वह यकीन के साथ कह सकता है कि कुंजी एक लम्हे के लिए भी नहीं खोई। और फिर यहाँ इस किस्म के निशान नहीं मिल सके जिनकी बिना पर कहा जा सकता कि कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। तो फिर यह लाश आसमान से टपकी होगी, इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर तो यह है कि तुम उसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी कब्र। फिर बहकने लगी। फैयाज़ बोला। इस इमारत के मालिक कौन हैं और कैसे हैं, इमरान ने पूछा। वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब, फैयाज़ बोला। हाय, वही जज साहब? इमरान अपने सीने पर हाथ मारकर होंठ चाटने लगा। हाँ वही यार, संजीदगी से, खुदा के लिए। तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इमरान मायूस अंदाज में सिर हिलाकर बोला। क्यों? तुमने मेरी मदद नहीं की। मैंने? फैयाज़ ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा। खुद गर्ज हो ना, भला तुम मेरे काम क्यों आने लगे? अरे तो बताओ ना, मैं वाकई नहीं समझा। कब से कह रहा हूँ कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करा दो। बको मत, हर वक्त बेतुकी बातें। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। अगर संजीदगी से कह रहे हो तो शायद तुम अंधे हो। क्यों? उस लड़की की एक आंख नहीं है, इसलिए तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे और मेरे कुत्तों को एक नज़र से देखेगी। यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, पहले तुम वादा करो, इमरान बोला। अच्छा बाबा, मैं उनसे कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सचमुच उस लड़की से कुछ हो गया है। क्या कहते हैं उसे? लो यार, भूल गया। हालांकि कुछ देर पहले उसी का तज़किरा था। चलो छोड़ो, काम की बातें करो। नहीं, उसे याद ही आ जाने दो, वरना मुझ पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाएगा। इश्क, फैयाज़ मुंह बनाकर बोला। जियो, शाबाश, इमरान ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। अच्छा, अब ये बताओ कि लाश की शिनाख्त हो गई या नहीं? नहीं, ना तो वह इस इलाके का बाशिंदा है और न जज साहब के ख़ानदान वाले उससे वाकिफ़ हैं। यानी किसी ने उसे पहचाना नहीं? नहीं, उसके पास कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जिससे उसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सके? कोई नहीं, मगर ठहरो। फैयाज़ एक मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वापसी पर उसके हाथ में चमड़े का थैला था। यह थैला हमें लाश के करीब पड़ा मिला था, फैयाज़ ने कहा। इमरान थैला उसके हाथ से लेकर अंदर की चीज़ों का मुआयना करने लगा। किसी बढ़ई के औजार, उसने कहा। अगर यह मकतूल ही के हैं तो वैसे उस शख्स की ज़ाहिरी हालत कैसी? अच्छी सही। वैसे उस शख्स की ज़ाहिरी हालत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी यह बड़े मालूम नहीं होता। क्यों? उसके हाथ बड़े मुलायम हैं और हथेलियों में खुरदरापन नहीं है। यह हाथ तो किसी मुसव्विर या रंगसाज के ही हो सकते हैं, इमरान बोला। अभी तक तुमने कोई काम की बात नहीं बताई, फैयाज़ ने कहा। एक अहमक आदमी से इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं, इमरान हंसकर बोला। उसके ज़ख्मों ने मुझे उलझन में डाल दिया, फैयाज़ ने कहा। अगर तुमने मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा तो मैं उन ज़ख्मों को भी देख लूँगा। क्या मतलब? जज साहब की लड़की? इमरान इस तरह बोला जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। इस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास ज़रूर रहती होगी। हाँ, एक उनके पास भी है या थी? ये तो मैंने नहीं पूछा। खैर, फिर पूछ लेना। अब लाश को उठवाओ। पोस्टमार्टम के सिलसिले में ज़ख्मों की गहराइयों का खास ख्याल रखा जाए। क्यों? अगर ज़ख्मों की गहराइयाँ भी एक दूसरे के बराबर हुई तो समझ लेना कि ये शहीद मर्द साहब की हरकत है। क्यों फिजूल बकवास कर रहे हो? जो कह रहा हूँ उस पर अमल करने का इरादा हो तो अली इमरान MSc PhD की खिदमत हासिल करना, वरना कोई। क्या नहीं, ज़रा बताओ तो, मैं कौन सा लफ्ज़ भूल रहा हूँ?
ज़रूरत, फैयाज़ बुरा सा मुँह बनाकर बोला। जीते रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हिदायत पर अमल किया जाएगा। और कुछ? और ये कि मैं पूरी इमारत देखना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। पूरी इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद वे फिर उसी कमरे में लौट आए। हाँ भाई, जज साहब से ज़रा ये भी पूछ लेना कि उन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हालत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली है, जबकि पूरी इमारत उसी पुराने ढंग पर रहने दी गई है। कहीं भी दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ है। पूछ लूँगा। और कुंजी के बारे में भी पूछ लेना। और अगर वह महबूबा यकचश्म मिल जाए तो उससे कहना कि तेरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। शायद गालिब की महबूबा भी एक ही आंख रखती थी, क्योंकि तीरे नमकश इकलौती आंख का ही हो सकता है। तो इस वक्त और कुछ नहीं बताओगे? फैयाज़ ने कहा। यार बड़े एहसान फरोश हो। फरोश, शायद मैं फिर भूल गया, कौन सा लफ्ज़ है? फरामोश। जियो। हाँ तो बड़े एहसान फरामोश हो। इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कुछ बताया ही नहीं। दूसरे दिन कैप्टन फैयाज़ ने इमरान को अपने घर बुलाया। हालांकि कई बार के अनुभव ने यह बात साबित कर दी थी कि इमरान वह नहीं है जो जाहिर करता है, ना वह अहमक है और न खपती। लेकिन फिर भी फैयाज़ ने उसे मूड में लाने के लिए जज साहब की कानी लड़की को भी बुला लिया। हालांकि वह इमरान की इस हरकत को भी मजाक ही समझा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि थोड़ी तफरीह रहेगी। फैयाज़ की बीवी भी इमरान से अच्छी तरह परिचित थी, और जब फैयाज़ ने उसे उसके इश्क की दास्तान सुनाई तो हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। फैयाज़ उस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा इमरान का इंतज़ार कर रहा था। उसकी बीवी और जज साहब की एक आंख वाली लड़की राबिया भी मौजूद थी। अभी तक नहीं आए इमरान साहब? फैयाज़ की बीवी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। क्या वक्त है? फैयाज़ ने पूछा। 7:30। बस 2 मिनट बाद वह उस कमरे में होगा। फैयाज़ मुस्कुराकर बोला। क्यों, ये कैसे? बस उसकी हर बात अजीब होती है, वह इसी किस्म का वक्त तय करता है। उसने 7:35 पर आने का वादा किया, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वह इस वक्त हमारे बंगले के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी देख रहा होगा। अजीब आदमी मालूम होते हैं, राबिया ने कहा। अजीब तरीन कहिए। इंग्लैंड से साइंस में डॉक्टरेट लेकर आया, लेकिन उसकी हरकतें वह भी देख लेंगी। इस सदी का सबसे अजीब आदमी, लीजिए शायद वही है। दरवाजे पर दस्तक हुई। फैयाज़ उठकर आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे में इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। औरतों को देखकर वह ज़रा झुका और फिर फैयाज़ से हाथ मिलाने लगा। शायद मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार रहा, इमरान बैठता हुआ बोला। फैयाज़ की बीवी हंसने लगी और राबिया ने जल्दी से काले शीशों वाली ऐनक लगा ली। आपसे मिलिए, आप मिस राबिया सलीम हैं, हमारे पड़ोसी जज साहब की साहबजादी, और आप मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादे। बड़ी खुशी हुई, इमरान मुस्कुराकर बोला। फिर फैयाज़ से कहने लगा, तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर ज़रूरी अल्फाज ठूसते रहते हो जो बहुत बुरे लगते हैं। रहमान साहब के साहबजादे, दोनों साहिबों का टकरा बुरा लगता है। उसके बजाय रहमान साहब के ज़ादे या सिर्फ रहमान ज़ादे कह सकते हैं। मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूँ, फैयाज़ मुस्कुराकर बोला। दोनों खवातीन भी मुस्करा रही थीं। फिर राबिया ने झुककर फैयाज़ की बीवी से कुछ कहा और वे दोनों उठकर ड्राइंग रूम से चली गईं। बहुत बुरा हुआ, इमरान बुरा सा मुँह बनाकर बोला। क्या? शायद वह बावर्ची खाने की तरफ गई हैं, फैयाज़ ने कहा। बावर्ची की मदद के लिए आज कोई नहीं है। तो क्या तुमने उसे भी बुलाया है? हाँ भाई, क्यों ना बुलाता। मैंने सोचा कि इस बहाने से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए, मगर मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है, इमरान ने कहा। क्यों? आखिर उसने धूप का चश्मा क्यों लगाया? अपना नुक्स छुपाने के लिए। सुनो मियाँ, 2 आँखों वालियाँ मुझे बहुत मिल जाएंगी। यहाँ तो मामला सिर्फ इस आँख का है। हाय क्या चीज़ है, किसी तरह उसका चश्मा उतरवाओ, वरना मैं खाना खाए बगैर वापस चला जाऊँगा। बको मत। मैं चला, इमरान उठता हुआ बोला। अजीब आदमी हो, बैठो। फैयाज़ ने उसे दोबारा बैठा दिया। चश्मा उतरवाओ, मैं इसका कायल नहीं कि महबूब सामने हो और अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। ज़रा आहिस्ता बोलो, फैयाज़ ने कहा। मैं तो अभी उससे कहूँगा। क्या कहोगे? फैयाज़ बौखला कर बोला। यही जो तुमसे कह रहा हूँ। यार खुदा के लिए, क्या बुराई है इसमें? मैंने सख्त गलती की, फैयाज़ बड़बड़ाया। वाह, गलती तुम करो और भुगतूँ मैं? नहीं फैयाज़ साहब, मैं उससे कहूँगा कि बराह करम चश्मा उतार दीजिए। मुझे आपसे मरम्मत हो गई है। मरम्मत? शायद मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बोलो भाई, क्या होना चाहिए? मोहब्बत, फैयाज़ बुरा सा मुँह बनाकर बोला। जियो, मोहब्बत हो गई है तो वह इस पर क्या कहेगी? चांटा मार देगी, फैयाज़ झुंझला कर बोला। फिक्र ना करो, मैं चांटे को चांटे पर रोक लेने के आर्ट से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तरीका वही होता है जो तलवार पर तलवार रोकने का हुआ करता था। यार खुदा के लिए कोई हिमाकत न कर बैठना। अक्लमंदी की बात करना एक अहमक की खुली तौहीन है। अब बुलाऊँ ना? दिल की जो हालत है बयां कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। वह क्या होता है जुदाई में? बोलो ना यार, कौन सा लफ्ज़ है? मैं नहीं जानता, फैयाज़ झुंझला कर बोला। खैर होता होगा कुछ।
डिक्शनरी में देख लूँगा। वैसे मेरा दिल धड़क रहा है, हाथ काँप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान धूप का चश्मा हायल है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद लम्हे खामोशी रही। इमरान मेज़ पर रखे हुए गुलदान को इस तरह घूरता रहा था जैसे उसने उसे कोई सख्त बात कह दी हो। आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, फैयाज़ ने कहा। ज़रूर मालूम हुई होंगी, इमरान अहमकों की तरह से हिलाकर बोला। मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें उन ज़ख्मों के बारे में बताऊं। तुम्हारा ख्याल सही निकला, ज़ख्मों की गहराई बिल्कुल बराबर है। क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? इमरान ने कहा। क्यों, किन ज़ख्मों की बात कर रहे हो? देखो इमरान, मैं अहमक नहीं हूँ। पता नहीं, जब तक 3 गवाह ना पेश करो यकीन नहीं आ सकता। क्या तुम कल वाली लाश भूल गए? लाश? अरे हाँ, याद आया। और वह 3 जख्म बराबर निकले? हाँ। आप क्या कहते हो? फयाज़ ने पूछा। संगो आहन बेनियाज़े गम नहीं, देख हर दीवारे दर से सर न मार। इमरान ने गुनगुनाकर तान मारी और मेज़ पर तबला बजाने लगा। तुम संजीदा नहीं हो सकते, फैयाज़ उकताकर बेदली से बोला। उसका चश्मा उतरवा देने का वादा करो तो मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने को तैयार हूँ। कोशिश करूँगा बाबा। मैंने उसे नाहक बुलाया। दूसरी बात यह कि खाने में कितनी देर है? शायद आधा घंटा। वह एक नौकर बीमार हो गया है। खैर, हाँ, जज साहब से क्या बातें हुई? वही बताने जा रहा था। कुंजी उनके पास मौजूद है, और दूसरी बात यह कि वह इमारत उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। फिर? इमरान ध्यान और दिलचस्पी से सुन रहा था। वह दरअसल उनके एक दोस्त की मिल्कियत थी, और उस दोस्त ने ही उसे ख़रीदा था। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन रोज़गार की फ़िक्र ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल पहले अचानक जज साहब को उसका एक ख़त मिला, जो उसी इमारत से लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और शायद वह ज़िंदा न रह सके, लिहाजा वह मरने से पहले उनसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता है। तकरीबन 15 साल बाद जज साहब को उस दोस्त के बारे में कुछ मालूम हुआ था। उनका वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। बहरहाल वे वक्त पर ना पहुँच सके। उनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। मालूम हुआ कि वहाँ तन्हा ही रहता था। हाँ, तो जज साहब को बाद में मालूम हुआ कि मरने वाले ने वह इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम कर दी है, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि वह उनसे क्या कहना चाहता था। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, और इस कमरे के प्लास्टर के बारे में पूछा था? जज साहब ने उससे लाइल्मी जाहिर की। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि उनके दोस्त की मौत इसी कमरे में हुई थी। कत्ल? इमरान ने पूछा। नहीं, कुदरती मौत। गांव वालों के बयान के मुताबिक वह अरसा से बीमार था। उसने उस इमारत को किससे ख़रीदा था? इमरान ने पूछा। आखिर इससे क्या बहस? तुम इमारत के पीछे क्यों पड़ गए हो? महबूबा यकचश्म के वालिद बुजुर्गवार से ये भी पूछो। ज़रा आहिस्ता, अजीब आदमी हो। अगर उसने सुन लिया तो? सुनने दो, अभी मैं उससे अपने दिल की हालत बयान करूँगा। यार इमरान, खुदा के लिए कैसे आदमी हो तुम? फिजूल बातें मत करो, इमरान बोला। ज़रा जज साहब से वो कुंजी मांग लाओ। ओ, क्या अभी? अभी और इसी वक्त। फैयाज़ उठकर चला गया। उसके जाते ही वे दोनों खवातीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कहाँ गए? फैयाज़ की बीवी ने पूछा। शराब पीने, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या? फैयाज़ की बीवी मुंह फाड़कर बोली, फिर हंसने लगी। खाना खाने से पहले हमेशा थोड़ी सी पीते हैं, इमरान ने कहा। आपको गलत फहमी हुई है, वह एक टॉनिक है। टॉनिक की खाली बोतल में शराब रखना मुश्किल नहीं। लड़ाना चाहते हैं आप? फैयाज़ की बीवी हंस पड़ी। क्या आपकी आंखों में कुछ तकलीफ़ है? इमरान ने राबिया को संबोधित किया। जी नहीं। राबिया नर्वस नज़र आने लगी। कुछ नहीं, फयाज़ की बीवी जल्दी से बोली। आदत है, तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये चश्मा। ओह अच्छा, इमरान बड़बड़ाया। मैं अभी क्या सोच रहा था? आप गालिबन ये सोच रहे थे कि फयाज़ की बीवी बड़ी फूहड़ है, अभी तक खाना भी नहीं तैयार हो सका। नहीं, ये बात नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। सोचते सोचते भूल जाता हूँ कि क्या सोच रहा था। हो सकता है मैं अभी ये भूल जाऊँ कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। मेरे घर वाले मुझे हर वक्त टोकते रहते हैं। मुझे मालूम है, फयाज़ की बीवी मुस्कुराई। मतलब ये कि अगर मैं कोई हिमाकत कर बैठूँ तो बिना तकल्लुफ़ टोक दीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि फयाज़ वापस आ गया। खाने में कितनी देर है? उसने अपनी बीवी से पूछा। बस ज़रा सी। फयाज़ ने कुंजी का कोई तज़किरा नहीं किया, और इमरान के अंदाज से भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो भूल ही गया और उसने फयाज़ को कहाँ भेजा था। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाने के दौरान इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबने देखा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। खुद फयाज़, जो इमरान के रग रग से वाकिफ़ होने का दावा रखता था, कुछ ना समझ सका। फयाज़ की बीवी और राबिया तो बार बार कनखियों से उसे देख रही थी। आंसू किसी तरह रुकने का नाम ही ना लेते थे। खुद इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे भी इन आंसुओं का इल्म ना हो। आखिर फयाज़ की बीवी से बर्दाश्त ना हो सका और वो पूछी बैठी, क्या किसी चीज़ में मिर्चें ज़्यादा हैं? जी नहीं। नहीं तो फिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं? आंसू कहाँ? इमरान अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। लाहौल विला कुव्वत, शायद वही बात हो। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। क्या बात? फयाज़ ने पूछा।
दरअसल मुर्ग मुसल्लम देखकर मुझे अपने एक अजीज़ की मौत याद आ गई थी। क्या? मुर्ग मुसल्लम देखकर? फैयाज़ की बीवी हैरत से बोली। जी हाँ। भला मुर्ग मुसल्लम देखकर क्यों? दरअसल जहन में दोजक का तसव्वुर था। मुर्ग मुसल्लम देखकर आदमी के मुसलमान का ख्याल आ गया। मेरे उन अजीज़ का नाम असलम है। मुसलमान पर असलम आ गया। फिर उनकी मौत का ख्याल आया। फिर सोचा कि अगर वे दोजक में फेंके गए तो असलम मुसलमान मजाजल्लाह। अजीब आदमी हो, फैयाज झुंझला कर बोला। जज साहब की लड़की राबिया बेताशा हंस रही थी। कब इंतकाल हुआ उनका? फैयाज की बीवी ने पूछा। अभी तो नहीं हुआ, इमरान ने सादगी से कहा और खाने में मशगूल हो गया। यार, मुझे डर है कि कहीं तुम सचमुच पागल ना हो जाओ। नहीं, जब तक कोका कोला बाजार में मौजूद है पागल नहीं हो सकता। क्यों? फैयाज की बीवी ने पूछा। पता नहीं, बहरहाल महसूस यही करता हूँ। खाना खत्म हो जाने के बाद भी शायद जज साहब की लड़की वहाँ बैठना चाहती थी, लेकिन फैयाज की बीवी उसे किसी बहाने से उठा ले गई। शायद फैयाज ने उसे इशारा कर दिया था। उनके जाते ही फैयाज ने इमरान को कुंजी पकड़ा दी और इमरान थोड़ी देर तक उसका जायज़ा लेते रहने के बाद बोला, अभी हाल ही में इसकी एक नकल तैयार की गई है। इसके सुराख के अंदर मोम के ज़र्रे हैं। मोम का सांचा समझते हो ना? रात अंधेरी थी और आसमान में स्याह बादलों के टुकड़े चक्कर लगाते घूम रहे थे। कैप्टन फैयाज की मोटरसाइकिल अंधेरे का सीना चीरती हुई चिकनी सड़क पर फिसलती जा रही थी। कैरियर पर इमरान उल्लू की तरह बैठा था। उसके होंठ भिजे हुए थे और नथुने फड़क रहे थे। अचानक वह फैयाज का कंधा थपथपा कर बोला, ये तो तयशुदा बात है कि किसी ने एक आंख वाली के वालिद की कुंजी की नकल तैयार करवाई है। लेकिन आखिर क्यों? पूछ कर बताऊँगा। किससे? नीले आसमान से, तारों भरी रात से, हौले हौले चलने वाली ठंडी अदाओं से, लाहौल वाला हवाओं से। फयाज कुछ ना बोला। इमरान बड़बड़ाता रहा। लेकिन शहीद मियाँ की कब्र की साफ़ सफाई करने वाले की कुंजी, उसको हासिल करना आसान रहा होगा। बहरहाल हमें इस इमारत की तारीख मालूम करनी है। शायद हम उसके आसपास पहुंच गए। मोटरसाइकिल रोक दो। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। इंजन बंद कर दो। फयाज ने इंजन बंद कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से मोटरसाइकिल लेकर एक जगह झाड़ी में छिपा दी। आखिर करना क्या चाहते हो? फयाज ने पूछा। मैं पूछता हूँ तुम मुझे क्यों साथ लिए फिरते हो? इमरान बोला। वह कत्ल जो इस इमारत में हुआ था। कत्ल नहीं, हादसा कहो। हादसा? क्या मतलब? फयाज हैरत से बोला। मतलब के लिए देखो डिक्शनरी, पेज 112। वैसे 112 पर बेगम पारा याद आ रही है। बेगम पारा के साथ अमृत धारा ज़रूरी है, वरना डेविड की तरह चांदिया साफ। फैयाज झुंझलाकर खामोश हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले पूरी इमारत का चक्कर लगाया, फिर मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। ओ, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, ताला बंद नहीं है। कैसे देख लिया तुमने? मुझे तो सुझाई नहीं देता, फयाज ने कहा। तुम उल्लू नहीं हो, इमरान बोला। चलो इधर से हट जाओ। दोनों वहाँ से हटकर फिर मकान के पीछे आए। इमरान ऊपर की तरफ देख रहा था। दीवार काफ़ी ऊंची थी। उसने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डालने लगा। मेरा बोझ संभाल सकोगे? उसने फयाज से पूछा। मैं नहीं समझा। तुम्हें समझाने के लिए तो बाकायदा ब्लैक बोर्ड और चौक चाहिए। मतलब ये कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्या ये समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? फयाज ने कहा। नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होकर। फिर भी दीवार बहुत ऊंची है। यार फिजूल बहस ना करो, इमरान उकताकर बोला, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। मजबूरन फयाज दीवार की जड़ में बैठ गया। अम्मा जूते तो उतार लो, फयाज ने कहा। लेकर भागना मत, इमरान ने कहा और जूते उतार कर उसके कंधों पर खड़ा हो गया। चलो अब उठो। फयाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। इमरान का हाथ रोशनदान तक पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे में वह बंदरों की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। फयाज मुंह फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि इमरान आदमी है या शैतान। क्या ये वही अहमक है जो कभी कभी किसी कैचुए की तरह बिल्कुल बेजरर मालूम होता है? जिन रोशनदानों की मदद से इमरान ऊपर पहुंचा था, उन्हीं के जरिए दूसरी तरफ उतर गया। चंद लम्हे वह दीवार से लगा खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से कई कदमों की आहटें मिल रही थीं। और फिर उसे यह मालूम कर लेने में मुश्किल न हुई कि वे अपरिचित आदमी उसी कमरे में थे जिसमें उसने लाश देखी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाज़ों से मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी छन रही थी। उसके अलावा दालान में बिल्कुल अंधेरा था। इमरान दीवार से चिपका हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी नज़र शहीद आदमी की कब्र की तरफ उठ गई। उसका पत्थर ऊपर उठ रहा था। पत्थर और फर्श के बीच की जगह में हल्की सी रोशनी थी और इस जगह से दो खौफनाक आंखें अंधेरे में घूम रही थीं। इमरान सहम कर रुक गया। वह आंख फाड़े कब्र की तरफ देख रहा था। अचानक कब्र से एक चीख बुलंद हुई। चीख थी या किसी ऐसी बंदरिया की आवाज़ जिसकी गर्दन किसी कुत्ते ने दबोच ली हो। इमरान झपट का बराबर वाले कमरे में घुस गया। वह जानता था कि इस चीख की प्रतिक्रिया दूसरे कमरे वालों पर क्या होगी। वह दरवाजे में खड़ा कब्र की तरफ देख रहा था। पत्थर अभी तक उठा हुआ था और वे खौफनाक आंखें अब भी चिंगारियां बरसा रही थीं।
दूसरी चीख के साथ ही बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। एक चीख फिर सुनाई दी जो पहले से अलग थी। शायद ये उन्हीं अपरिचित आदमियों में से किसी की चीख थी। भूत भूत, कोई कांपती हुई आवाज़ में बोला, और फिर ऐसा लगा जैसे कई आदमी मुख्य दरवाजे की तरफ भाग रहे हो। थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो गया। कब्र का पत्थर बराबर हो गया था। इमरान ज़मीन पर लेट कर सीने के बल रेंगता हुआ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। कभी कभी वह पलट कर कब्र की तरफ भी देख लेता था, लेकिन फिर पत्थर नहीं उठा। मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। इमरान अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद फिर लौट पड़ा। लाश वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अब वहाँ अंधेरे की हुकूमत थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके टॉर्च निकाली, लेकिन रोशनी होते ही फिर से वही उर्दू का वर्ड, ये नहीं पढ़ पाऊँगा। वह आहिस्ता से बड़बड़ाया, खुदा तुम्हारी भी मगफिरत करे। ठीक उसी जगह जहाँ मैं पहले भी एक लाश देख चुका था, दूसरी पड़ी हुई दिखाई दी। उसकी पीठ पर भी 3 जख्म थे, जिनसे खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। इमरान ने झुककर उसे देखा। यह एक हट्टा कट्टा और काफ़ी खूबसूरत जवान था, और लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी का शख्स मालूम होता था। आज उनकी, कल अपनी बारी है। इमरान साधुओं के अंदाज में बड़बड़ाता हुआ सीधा हो गया। उसके हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा था जो उसने मरने वाली की मुट्ठी से बहुत मुश्किल से निकाला था। वह चंद लम्हे उसे टॉर्च की रोशनी में देखता रहा, फिर अर्थपूर्ण अंदाज में सिर हिलाकर उसने कागज़ को कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कमरे के बाकी हिस्सों की हालत वैसी थी जो उसने पिछली बार देखी थी। कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर पिछली दीवार से नीचे उतर रहा था। आखिर रोशनदान पर पैर रखकर उसने छलांग लगा दी। तुम्हारी ये खुसूसियत भी आज ही मालूम हुई, फयाज आहिस्ता से बोला। क्या अंदर किसी बंदरिया से मुलाकात हो गई थी? आवाज़ पहुंची थी यहाँ तक? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने इस तरफ बंदर नहीं देखे। इनके अलावा कोई दूसरी आवाज़? हाँ, शायद तुम डर कर चीखे थे, फयाज बोला। लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? इमरान ने पूछा। लाश? फयाज उछल पड़ा। क्या कहते हो? कैसी लाश? किसी शायर ने 2 गज़ला अर्ज कर दिया है। ए दुनिया के अक्लमंद अहमक, साफ साफ कहो, फयाज झुंझला कर बोला। एक दूसरी लाश, 3 जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गहराई भी बराबर निकलेगी। यार बेवकूफ़ मत बनाओ, फयाज परेशान होकर बोला। जज साहब वाली कुंजी मौजूद है, अक्लमंद बन जाओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन यह हुआ किस तरह? उसी तरह जैसे शेर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे भर्ती का मालूम होता है, जैसे मीर का ये शेर। मीर के तीनों मज़हब को क्या पूछते हो? अब उनने तो कशका खींचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। भला बताओ, देर में क्यों बैठा, जल्दी क्यों नहीं बैठ गया? देर नहीं, देर है, यानी बुत खाना, फयाज ने कहा। फिर बड़बड़ा कर बोला, लाहौल बिला कुव्वत, मैं भी उसी बेहूदगी में पड़ गया। वह लाश इमारत के किस हिस्से में? उसी कमरे में, और ठीक उसी जगह जहाँ पहली लाश मिली थी। लेकिन वह आवाज़ें कैसी थी? फयाज ने पूछा। ओह, ना पूछो तो बेहतर है। मैंने इतना हंसी वाला मंजर आज तक नहीं देखा। यानी पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी, फिर एक दूसरा साया नज़र आया जो यकीनन किसी आदमी का था। अंधेरे में भी गधे और आदमी में फ़र्क किया जा सकता है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे अफसोस है कि तुम हर वक्त गैर संजीदा रहते हो। यार फैयाज, सच कहना, अगर तुम एक आदमी को किसी बंदरिया का मुंह चूमते देखो तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं? फिजूल वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। अच्छा चलो, इमरान उसका कंधा थपकता हुआ बोला। वे दोनों सदर दरवाजे की तरफ आए। क्यों खामखा परेशान कर रहे हो? फयाज ने कहा। कुंजी निकालो। दरवाज़ा खोलकर दोनों लाश वाले कमरे में आए। इमरान ने टॉर्च रोशन की, लेकिन वह दूसरे ही लम्हे इस तरह सिर सहला रहा था जैसे दिमाग पर अचानक गर्मी चढ़ गई हो। लाश गायब थी। ये क्या मजाक है? फयाज भन्ना कर पलट पड़ा। बाज़ अक्लमंद शायर भर्ती के शेर अपनी गज़लों से निकाल दिया करते हैं। यार इमरान, मैं बाज़ आया तुम्हारी मदद से, मगर मेरी जान, ये लो देखो, नक्श फरियादी है कि किसकी शौक़ तहरीर का। लाश गायब करने वाले ने भी खून के ताज़ा धब्बों का कोई इंतज़ाम नहीं किया। मिर्ज़ा इफ्तिखार रफ़ी सौदा या कोई साहब फरमाते हैं, कातिल हमारी लाश को तशरीर दे ज़रूर, आइंदा ताने कोई किसी से वफ़ा करे। फैयाज झुककर फर्श पर फैले हुए खून को देखने लगा। लेकिन लाश क्या हुई? वह घबराए हुए लहजे में बोला। फरिश्ते उठा ले गए। मरने वाला बहिश्ती था, मगर लाहौल विला बहिश्ती सक्के को भी कहते हैं। ओहो, फिरदौसी था। लेकिन फिरदौसी तो महमूद गजनवी की ज़िंदगी में ही मर गया था। फिर क्या कहेंगे? भाई बोलो ना। यार भेजा मत चाटो, उलझन, बताओ जल्दी क्या कहेंगे? सर चकरा रहा है, दौरा पड़ जाएगा। जन्नती कहेंगे। इमरान तुमसे खुदा समझे। जियो। हाँ, तो मरने वाला जन्नती था और कह रहा था मैं। तुम यहीं रुके क्यों नहीं रहे? फैयाज बिगड़ कर बोला। मुझे आवाज़ दे रही होती। सुनो यार, बंदरिया तो क्या, मैंने आज तक किसी मक्खी का भी बोसा नहीं लिया। इमरान मायूसी से बोला। क्या मामला है? तुम कई बार बंदरिया का हवाला दे चुके हो। जो कुछ अभी तक बताया बिल्कुल सही था। उस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतारी, उसे उस कमरे में ले गया। फिर बंदरिया दोबारा चीखी और वह आदमी एक बार
उसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर लाश दिखाई दी। गधा और बंदरिया दोनों गायब थे। सच कह रहे हो? फैयाज भर्राई हुई आवाज़ में बोला। मुझे झूठा समझने वाले पर कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं टूटता? फैयाज थोड़ी देर खामोश रहा, फिर थूक निकल कर बोला, तो फिर सुबह पर रखो। इमरान की नज़रें फिर कब्र की तरफ उठ गई। कब्र का पत्थर उठा हुआ था और वही खौफनाक आगे अंधेरे में घूर रही थी। इमरान ने टॉर्च बुझा दी और फैयाज को दीवार की ओर में ढकेल ले गया। न जाने क्यों वह चाहता था कि फैयाज की नज़र उस पर ना पड़ने पाए। क्या? फैयाज काँप कर बोला। बंदरिया, इमरान ने कहा। वह कुछ और भी कहना चाहता था कि वही चीख एक बार फिर सन्नाटे में लहरा गई। अरे बाप! फैयाज किसी खौफजदा बच्चे की तरह बोला। आंखें बंद कर लो, इमरान ने संजीदगी से कहा। ऐसी चीज़ों पर नज़र पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करता है। रिवॉल्वर लाए हो? नहीं नहीं, तुमने बताया कब था? खैर कोई बात नहीं, अच्छा ठहरो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। कब्र का पत्थर बराबर हो चुका था और सन्नाटा पहले से भी कुछ ज़्यादा गहरा लगने लगा था। 1 बज गया था। फैयाज इमरान को उसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाई बाग का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हिलाने लगा। ऊँगते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादिम अली इमरान, MSc PhD लंदन। कौन? छोटे सरकार? चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला। हुजूर, मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वह मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए। अब बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार। चौकीदार बौखला कर बोला। उनसे कह दो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अंधेरी रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है कि हाँ, बड़े सरकार, उन्हें चीन में पैदा होना था। खैर, तुम उन तक कन्फ्यूशियस का ये पैगाम ज़रूर पहुँचा देना। मैं क्या बताऊँ? चौकीदार काँपती हुई आवाज़ में बोला। अब आप कहाँ जाएंगे? फ़कीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआएं मगफिरत। अच्छा टाटा। इमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वह टिप टॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था। लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो उसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओहो साहबजादे, तो तुम अब इधर भी दिखाई देने लगे हो? जी हाँ, अक्सर फ्लैश खेलने के लिए चला आता हूँ। इमरान ने सिर झुकाकर बड़ी आज्ञाकारिता से कहा। फ्लैश? तो क्या फ्लैश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओह, तो शराब भी पीने लगे हो? वह क्या अर्ज़ करूं, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं तो जो पिलाए बगैर मानती नहीं। लाहौल विला कुब्बत, तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। अब आप ही फरमाइए। इमरान मायूसी से बोला। जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद रहमान साहब को इसकी खबर नहीं। खैर, अगर उनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का ये कलाम दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वह अंधेरी गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से दोस्ती कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़कर हॉल का जायज़ा लिया। उसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गईं, जहाँ एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज़्यादा खाली था। इमरान उसके करीब पहुँच रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर? वह ज़रा झुककर बोला। हो तुम? लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी बाँह उठाकर बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई बात नहीं, इमरान मासूमियत से मुस्कुराकर बोला। कन्फ्यूशियस ने कहा था। मुझे कन्फ्यूशियस में कोई दिलचस्पी नहीं, वह झुंझलाकर बोली। तो DH लॉरेंस का एक जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ। लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली। ओह, इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शराब, आपकी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था। वह मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, उसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर गई। वह थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाई रही, फिर सिगरेट का एक लंबा कश लेकर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली। मैं अब भी तुम्हारी हूँ, मगर सर जहांगीर। इमरान मायूसी से बोला। दफन करो उसे। हाँ, तो क्या मर गए? इमरान घबरा कर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हिमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं, वह अपनी बाईं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बौखला कर बोला। मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे तक रम पीता हूँ। रम? लेडी जहांगीर मुंह सिकोड़ कर बोली। तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते। रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? सब्र। इमरान ने लंबी सांस लेकर कहा। तुम जिंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते। लेडी जहांगीर मुस्कुरा कर बोली।
ओह, आप भी यही समझती हैं? इमरान की आवाज़ बेहद दर्दनाक हो गई। आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था? लेडी जहांगीर ने कहा। मैंने कब इनकार किया था? इमरान रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो आपके वालिद साहब को सिर्फ 2-3 शेर सुनाए थे। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें शेर व शायरी से दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नस्र में गुफ्तगू करता। वालिद साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज़ हो, लेडी जहांगीर ने कहा। और चूंकि सर जहांगीर उनके हमउम्र ने लिहाजा शड़प, लेडी जहांगीर भन्ना कर बोली। बहरहाल मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। इमरान की आवाज़ फिर दर्दनाक हो गई। लेडी जहांगीर गौर से उसका चेहरा देख रही थी। क्या वाकई तुम्हें अफसोस है? उसने आहिस्ता से पूछा। ये तुम पूछ रही, और वह भी इस तरह जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शक हो? इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू छलक आए बल्कि बहने भी लगे। अरे नो माई डियर, इमरान डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? लेडी जहांगीर ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। मैं इसी गम में मर जाऊंगा, वह आंसू खुश करता हुआ बोला। नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेडी जहांगीर ने कहा। और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। वह दूसरा गिलास भर रही थी। सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं। कई दिन हुए जस्टिस फारूक की लड़की का रिश्ता आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वह रिश्ता कुछ कुछ पसंद है। पसंद है? लेडी जहांगीर हैरत से बोली। तुमने उनकी लड़की को देखा है? हाँ, वही ना जो रीटा हैवर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और आमतौर से काला चश्मा लगाए रहती है। जानते हो वह काला चश्मा क्यों लगाती है? लेडी जहांगीर ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है, लेडी जहांगीर ने कहका लगाया। वह इसलिए काला चश्मा लगाती है कि उसकी एक आँख गायब है। हाय! इमरान उछल पड़ा। और शायद इसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने यह रिश्ता मंजूर नहीं किया। तुम उसे जानती हो? इमरान ने पूछा। अच्छी तरह से, और आजकल मैं उसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। शायद वह भी तुम्हारी ही तरह अहमक होगा। कौन है वह? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान विफर कर बोला। फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा। लाहौल विला कुव्वत, भला मुझसे क्या मतलब? बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान कानी लड़की से शादी करे। वाकई वह दुनिया का 8वां अजूबा होगा, इमरान ने कहा। क्या मैं उसे जानता हूँ? पता नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानती। और जिसे मैं नहीं जानती वह इस शहर के किसी आला ख़ानदान का आदमी नहीं हो सकता। कब से देख रही हो उसे? यही कोई 15-20 दिन से। क्या वे यहाँ भी आते हैं? नहीं, मैंने उन्हें कैफ़े कमीनों में अक्सर देखा है। मिर्ज़ा गालिब ने ठीक ही कहा है। नाला सरमाया यक आलम व आलम कफ़े खाक, आसमां बैजे कुमरी नज़र आता है मुझे। मतलब क्या हुआ? लेडी जहांगीर ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और ख्यालों में डूबकर मेज़ पर तबला बजाने लगा। सुबह तक बारिश ज़रूर होगी, लेडी जहांगीर अंगड़ाई लेकर बोली। सर जहांगीर आजकल नज़र नहीं आते, इमरान ने कहा। 1 माह के लिए बाहर गए हुए हैं। गुड, इमरान मुस्कुराकर बोला। क्यों? लेडी जहांगीर उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देखने लगी। कुछ नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा है मत बोर करो, लेडी जहांगीर चिढ़कर बोली। वैसे ही बाय द वे, क्या तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? मैं कहीं तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल गधे हो, बल्कि गधे से भी बदतर। मैं भी यही महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? कन्फ्यूशियस ने कहा है। इमरान, प्लीज़ शट अप। लेडी जहांगीर, मैं एक लंडूरे मुर्ग की तरह उदास हूँ। चलो उठो, लेकिन अपने कन्फ्यूशियस को यहीं छोड़ चलो। बोरियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में खड़ा उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ नाइट गाउन था। वह अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। क्या सोच रहा हो? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसी तिकोन के 3 कोणों का जोड़ 90 डिग्री के 2 कोणों के बराबर क्यों होता है? फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में झल्लाहट नजर आने लगी। माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं ये साबित कर दूं कि 90 डिग्री को कोण कोई चीज़ ही नहीं, तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ। जहन्नुम में जा सकते हो, लेडी जहांगीर बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई। जहन्नुम? क्या तुम्हें जहन्नुम पर यकीन है? इमरान, मैं तुझे धक्के देकर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, मुझे नींद आ रही है। सर जहांगीर के बेडरूम में उनका स्लीपिंग सूट होगा, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? सामने वाला कमरा, लेडी जहांगीर ने कहा और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर की ख्वाबगाह में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेडी जहांगीर टहलती रही। 10 मिनट गुजर गए। आखिर वह झुंझलाकर सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आई। धक्का दिया, लेकिन अंदर से चटकनी चढ़ा दी गई थी। क्या करने लगे इमरान? उसने दरवाज़ा थपथपाना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब नदारद। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान खर्राटे भर रहा। उसने दरवाजे से कान लगा दिए। सच में खर्राटू की आवाज़ थी। फिर दूसरे लम्हे वह एक कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे के ऊपर शीशे के कमरे के अंदर झांक रही थी। उसने देखा कि इमरान कपड़े और जूते पहने हुए सर जहांगीर के पलंग पर पड़ा खर्राटे ले रहा है, और उसने बिजली भी नहीं बुझाई थी। वह अपने होठों को दायरे की शक्ल में सिकोड़कर इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर उसने हाथ मारकर दरवाजे का एक शीशा तोड़ दिया। नौकर शायद सर्वेंट क्वार्टर में सोए हुए थे, वरना शीशे के छनाके उनमें से एक आध को ज़रूर जगा देते।
ये और बात है कि इमरान की नींद पर उनका ज़र्रा बराबर भी असर नहीं पड़ा। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चटकनी नीचे गिरा दी। नशे में तो थी, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटकनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने उन्नीदी आवाज़ में कराकर करवट बदली और बड़बड़ाने लगा, हाँ हाँ, संथेलिक गैस की बू कुछ मीठी मीठी सी होती है। पता नहीं वह जाग रहा था या ख्वाब में बड़बड़ाया था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपनी पेशानी पर हाथ फेर कर बिसुर रही थी। 2-3 मिनट बाद वह उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सुअर कमीने, ये तुम्हारे बाप का घर है, उठो निकलो यहाँ से। वह उसे बुरी तरह झिझोड़ रही थी। इमरान बौखलाकर उठ बैठा। हाँ, क्या सब भाग गए? दूर हो जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर ने उसका कॉलर पकड़कर झटका मारा। हाँ हाँ, सब ठीक है। इमरान अपना गिरेबान छुड़ाकर फिर लेट गया। इस बार लेडी जहांगीर ने उसे बालों से पकड़ कर उठाया। आए, क्या अभी नहीं गया? इमरान झल्ला कर उठ बैठा। सामने ही आदम का आईना रखा हुआ था। ओह, तो आप हैं? वह आईने में अपना अक्स देखकर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे उस पर हमला करेगा। वह इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देखकर इस तरह होंठों पर उंगली रख ली जैसे वह आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजे से लगा खड़ा और इस बात का इंतजार कर रहा हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे में कदम रखेगा वह उस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े उसकी यह हरकत देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, इमरान ने पैतरा बदलकर आईने पर एक घूसा रसीद कर दिया। हाथ में जो चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यकायक होश में आ गया। लाहौल विला कुब्बत। वह आंखें मलकर बोला और खिसियानी हंसी हंसने लगा और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई, लेकिन वे जल्दी संजीदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए थे? ओह, मैं शायद भूल गया, शायद उदास था। लेडी जहांगीर, तुम बहुत अच्छी हो। मैं रोना चाहता हूँ। अपने बाप की कब्र पर रोना। निकल जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर, कन्फ्यूशियस, शट अप। लेडी जहांगीर इतने ज़ोर से चीखी कि उसकी आवाज़ भर्रा गई। बहुत बेहतर। इमरान आज्ञाकारिता के अंदाज में सिर हिलाकर बोला, गोया लेडी जहांगीर ने बहुत संजीदगी और नरमी से उसे कोई नसीहत की थी। यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छा, इमरान ने कहा और इस कमरे से लेडी जहांगीर की खौगाह में चला आया। वह उसकी मसहरी पर बैठने ही जा रहा था कि लेडी जहांगीर तूफान की तरह उसके सिर पर पहुंच गई। अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा, उसने कहा। ओहो, तुम कहाँ तकलीफ़ करोगी, मैं जगा ही देता हूँ। कोई खास काम है? इमरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेडी जहांगीर दांत पीस कर बोली, मगर किसी से इसका जिक्र मत करना वरना पुलिस। खैर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर छुरी तेज़ ना हो तो तेज़ कर दूँ। रिवॉल्वर से मारने का इरादा हो तो मैं उसकी राय ना दूंगा। सन्नाटे में आवाज़ दूर तक फैलती है, अलबत्ता जहर ठीक रहेगा। इमरान, खुदा के लिए। लेडी जहांगीर बेबसी से बोली। खुदा? क्या मैं इसके गुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ जो मिजाज यार में आए? तुम चाहते क्या हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। दो चीज़ों में से एक। क्या? मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद? क्या तुम गधे हो? मुझसे पूछती हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि बिल्कुल गधा हूँ। जहन्नुम में जाओ। लेडी जहांगीर और न जाने क्या बकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह में चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। ये सोचना कतई गलत ना होगा कि इमरान के कदम बिना मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। उसे पहले से ही खबर थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं है और वह यह भी जानता था कि ऐसे मौक़ों पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी ज़माने में उसकी मंगेतर रह चुकी थी और ख़ुद इमरान की हिमाकतों की वजह से ये शादी ना हो सकी। सर जहांगीर की उम्र लगभग 60 साल ज़रूर रही होगी, लेकिन जिस्म की मजबूती के कारण वे बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं मालूम होते थे। इमरान दम साधे लेटा रहा। आध घंटा गुजर गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल पर चलता हुआ लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसहरी पर औंधी बड़ी बेखबर सो रही थी। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। यहाँ अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी की। काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियाँ थीं और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेज़ है। बहरहाल यह निजी लाइब्रेरी से ज़्यादा पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रहा था। पूर्वी सिरे पर लिखने की एक मेज़ थी। इमरान सीधा उसी की तरफ गया। जेब से वह पर्चा निकाला जो उसे उस खौफनाक इमारत से रहस्यमय तरीके से मरने वाले के पास मिला था। वह उसे गौर से देखता रहा, फिर मेज़ पर रखे हुए कागजात उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वह हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में दबे हुए कागज़ में और उसमें कोई फ़र्क न था। दोनों पर ही एक ही किस्म के निशान थे और ये निशान सर जहांगीर के पूर्वजों के कारनामों की यादगार थे जो उन्होंने मुगलिया दौरे हुकूमत में सर अंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानों को अब तक इस्तेमाल कर रहे थे। उनके कागजात पर उनके नाम की बजाय अक्सर यही निशान छपे हुए थे।
इमरान ने मेज़ पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर 1 माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़ियाँ भरने लगा। आखिर उन मामलात से जहांगीर का क्या ताल्लुक? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले उसने एक बार फिर उस कमरे में झांका जहाँ लेडी जहांगीर सो रही थी, और मुस्कुराता हुआ इस कमरे में चला आया जहाँ उसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर उसे बुरी तरह झिझोड़ झिझोड़ कर जगा रही थी। वेल डन, वेल डन। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा और मसहरी पर उकड़ू बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हुआ खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। ये क्या बेहूदगी है? लेडी जहांगीर झुंझला कर बोली। ओह सॉरी। वह चौंक कर लेडी जहांगीर को हैरानी नज़रों से देखता हुआ बोला। हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए, सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ़ की? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? लेडी जहांगीर ने तेज़ लहजे में कहा। हो सकता है, इमरान ने बुरा समूह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर उसे चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, बराहे करम, अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना। हाँ, तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो? इमरान उछल कर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे बाप का घर है? लेडी जहांगीर की आवाज़ बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा, फिर इस तरह उछला जैसे अचानक सिर पर कोई चीज़ गिरी हो। अरे मैं कहाँ हूँ? कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। अब जाओ, वरना मुझे नौकरों को बुलाना पड़ेगा। नौकरों को बुलाकर क्या करूँगी? मेरे लायक कोई खिदमत? वैसे तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। शड़अप। अच्छा, कुछ नहीं कहूँगा, इमरान बिसुर कर बोला और फिर मसारी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती रही। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की सिंगार मेज़ पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त करते वक्त इस तरह गुनगुना रहा था जैसे सचमुच अपने कमरे में ही बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही बेबसी के भाव भी उसके चेहरे पर उमड़ आए थे। टाटा। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसका जहन बिल्कुल साफ हो गया था। पिछली रात की जानकारी ही उसकी तसल्ली के लिए काफ़ी थी। मरे हुए आदमी के हाथ में रहस्यमय ढंग से सर जहांगीर के लेटर पैड का पाया जाना इस बात की दलील है कि इस मामले से सर जहांगीर का कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है, और शायद सर जहांगीर शहरी में मौजूद थे। हो सकता है कि लेडी जहांगीर ये ना जानती हो। अब इमरान को उस आकर्षक आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था। देख लिया जाएगा, वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। उसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर गए बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती? उसे ये भी तो मालूम करना था कि वह खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अक्सर अगर उसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि उसने वह इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि इमारत बहुत पुराने ढंग पर बनी थी। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि मौजूदा मालिक ने भी उसे किसी से ख़रीदा ही होगा। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने उसे पुकारा। बड़ी भी शायद पहले से ही भरी बैठी थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बबूला हो गई। कहाँ था रे कमीने, सुअर? ओहो अम्मा भी। गुड मॉर्निंग डियरेस्ट। मॉर्निंग के बच्चे, मैं पूछती हूँ रात कहाँ था? वह अम्मा भी क्या बताऊँ, वह हज़रत मौलाना, बल्कि मुर्शिदी व मौलाई सईदना जिगर मुरादाबादी है ना, लाहौल विला कुव्वत। मतलब यह है कि मौलवी तफज्जुल हुसैन किबला की खिदमत में रात हाजिर था। अल्लाह अल्लाह क्या बुज़ुर्ग है अम्मा भी। बस ये समझ लीजिए कि मैं आज से नमाज़ शुरू कर दूँगा। अरे कमीने कुत्ते, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बड़ी भी झुंझलाई हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे तौबा अम्मा भी। इमरान ज़ोर से अपना मुंह पीटने लगा। आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और फिर सुरैया को आता देखकर इमरान ने जल्द से जल्द वहाँ से खिसक जाना चाहा। बड़ी भी बराबर बड़बड़ाई जा रही थी। अम्मा भी, आप खामा का अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की चढ़ जाएगी, सुरैया ने आते ही कहा। और ये भाईजान, उनको खुद के हवाले कीजिए। इमरान कुछ ना बोला। अम्मा भी को बड़बड़ाता छोड़कर तो नहीं जा सकता था। शर्म नहीं आती? बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे। सुरैया ने अम्मा भी के किसी मिसरे पर गिरह लगाई। हाँ है तो क्या अब्बा जान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी? इमरान आनंदित लहजे में चीखा। अम्मा भी दिल की मरीज़ थी, कमज़ोर भी थी, लिहाजा उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में हमेशा उनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ गया और फिर तड़ातड़ की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब उसे जी भर के पीट चुकी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुरैया उन्हें दूसरे कमरे में घसीट ले गई। इमरान की चचाजाद बहनों ने उसे घेर लिया। कोई उसके कोट की धूल झाड़ रही थी और कोई टाई की गांठ दुरुस्त कर रही थी। एक ने सिर पर चंपी शुरू कर दी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और इस तरह खड़ा रहा जैसे वह बिल्कुल तन्हा हो। 2-4 कश लेकर उसने अपने कमरे की राह ली और उसकी चचाजाद बहनें जरीना और सूफिया एक दूसरे का मुँह ही देखती रह गई। इमरान ने कमरे में आकर फेल्ट हैट एक तरफ उछाल दी, कोट मसहरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊँगने लगा। रात वाला कागज़ अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। उस पर कुछ हिंद से लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बढ़ई ने कोई चीज़ गढ़ने से पहले उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अनुपात का अंदाज़ा लगाया। ज़ाहिरा तौर पर उस कागज़ के टुकड़े
की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उसका ताल्लुक एक अज्ञात लाश से था। ऐसे आदमी की लाश से जिसका कत्ल बड़ी रहस्यमय स्थिति में हुआ था, और इन हालात में यह दूसरा कत्ल था। इमरान को इस सिलसिले में पुलिस या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की व्यस्तता की कोई जानकारी नहीं थी। उसने फैयाज से यह भी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसों के बारे में क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज़ का टुकड़ा अपने सूटकेस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल उसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहां वह खौफनाक इमारत थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि वह इमारत पहले किसकी मिल्कियत थी। इमरान उस ख़ानदान के एक ज़िम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब को बेच दी थी। अब से 8 साल पहले की बात है। उसने बताया, अयाज साहब ने वह इमारत हमसे खरीदी थी। मरने से पहले वह उसे कानूनी तौर पर शहर के किसी जज साहब के नाम कर गए। अयाज साहब कौन थे? पहले कहाँ रहते थे? इमरान ने सवाल किया। हमें कुछ नहीं मालूम। इमारत खरीदने के 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ ना मालूम हो सका कि वे कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। उनके साथ एक नौकर था जो अब भी इमारत के सामने वाले एक हिस्से में रहता है। यानी कब्र का वह मुजाविर? इमरान ने कहा और बूढ़े आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वह कब्र भी अयाज साहब ही ने खोजी थी। हमारे ख़ानदान वालों को तो इसकी जानकारी नहीं थी। वहाँ पहले कभी कोई कब्र नहीं थी। हमने अपने बुज़ुर्गों से भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओह, इमरान घूरता हुआ बोला, भला कब्र किस तरह खोजी गई थी? उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस जगह कोई शहीद मर्द दफन है। दूसरे ही दिन कब्र बनानी शुरू कर दी। खुद ही बनानी शुरू कर दी? इमरान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, वे अपना सारा काम खुद ही करते थे। काफ़ी दौलतमंद भी थे, लेकिन उन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे दिल खोल कर खैरात करते थे। जिस कमरे में लाश मिली थी उसकी दीवारों पर प्लास्टर, लेकिन दूसरे कमरों में नहीं। इसकी क्या वजह है? प्लास्टर भी अयाज साहब ने ही किया था। खुद ही? जी हाँ। इस पर यहाँ कस्बे में तो बड़ी कानाफूसी हुई होगी। कतई नहीं जनाब, अब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अयाज साहब कोई पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, और मेरा ख्याल है उनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं। कभी ऐसे लोग भी अयाज साहब से मिलने के लिए आए थे जो यहाँ वालों के लिए अजनबी रहे हो? जी नहीं, मुझे तो याद नहीं। मेरा ख्याल है कि उनसे कभी कोई मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इमरान बूढ़े से हाथ मिलाकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वह उसी इमारत की तरफ जा रहा था और उसके जहन में एक साथ कई ख्याल थे। अयाज ने वह कब्र खुद ही बनाई थी और कमरे में प्लास्टर भी खुद ही किया था। क्या वह एक अच्छा राजगीर भी था? कब्र वहाँ पहले नहीं थी, वह अयाज ही की खोज थी। उसका नौकर आज भी कब्र से चिमटा हुआ है। आखिर क्यों? उसी एक कमरे में प्लास्टर करने की क्या ज़रूरत थी? इमरान इमारत के करीब पहुंच गया। भारी बैठक जिसमें कब्र का मुजाविर रहता था खुली हुई थी और वह खुद भी मौजूद था। इमरान ने उस पर एक उचटती हुई नज़र डाली। वह 1.5 उम्र का मजबूत कदकाठी का आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थी। शायद वह हमेशा ऐसी रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और फिर उसके चेहरे पर पुराने बेवकूफ़ी के लक्षणों पर आए। क्या बात है? उसे देखते ही नौकर ने ललकारा। मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है, इमरान विनम्र लहजे में बोला। सोचा कुछ आपकी खिदमत करता चलूं। भाग जाओ। कब्र का मुजाविर सुर्ख सुर्ख आंखें निकालने लगा। अब इतना ना तड़पाइए, इमरान हाथ जोड़कर बोला। बस आखिरी दरख्वास्त करूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुजाविर यकायक नर्म पड़ गया। लड़का, बस एक लड़के के बगैर घर सूना लगता है। या हजरत 30 साल से बच्चे की आरजू है। 30 साल? तुम्हारी उम्र क्या है? मुजाविर उसे घूरने लगा। 25 साल। भागो, मुझे लौंडा बनाते हो? अभी भस्म कर दूंगा। आप गलत समझे या हजरत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था। दूसरी शादी करने वाले हैं। जाते हो या? मुजाविर उठता हुआ बोला। सरकार, इमरान हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में बोला, पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है। भाग जाओ, पुलिस वाले गधे हैं। वे फ़कीर का क्या बिगाड़ेंगे? फ़कीर के साय में 2 खून हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वह एक मुस्टंडे को लेकर यहाँ क्यों आई थी? या हजरत, पुलिस वाकई गधी है। आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। तुम खुफिया पुलिसमैन हो? नहीं सरकार, मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ। कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा। हाँ अच्छा, बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह मकान जहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है बदकारी का अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि उसकी रोकथाम करे। या हजरत, मैं बिल्कुल नहीं समझा। इमरान मायूसी से बोला। मैं समझाता हूँ। मुजाविर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें फाड़ कर बोला। 14 तारीख को जज साहब की लौंडिया अपने एक यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही। आपने एतराज़ नहीं किया? मैं होता तो दोनों के सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मज़ार पर? इमरान अपना मुंह पीटने लगा। बस खून के घूंट पीकर रह गया था। क्या करूं? मेरे मुर्शीद मकान उन लोगों को दे दिए। मेरे मुर्शीद मकान उन लोगों को दे गए, वरना बता देता। आपके मुर्शीद? हाँ, हजरत अयाज रहमतुल्लाह अलैह। वे मेरे पीर थे। उस मकान का ये कमरा मुझे दे गए ताकि मज़ार शरीफ की देखभाल करता रहूं। अयाज साहब का मज़ार शरीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा। कब्रिस्तान में।
उनकी तो वसीयत थी कि मेरी कब्र बराबर कर दी जाए, कोई निशान न रखा जाए। तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ पहचानता हूँ, वह कहानी है। हाय, इमरान ने सीने पर हाथ मारा। मुजाविर उसे घूरने लगा। अच्छा हजरत, 14 की रात को वह यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई। एक नहीं, अभी हज़ारों मिलेंगी। मुजाविर को जलाल आ गया। मज़ार शरीफ की बेहुरम मज़ार शरीफ की बेहुरमती है, मगर सरकार मुमकिन है कि वह उसका भाई रहा हो। हरगिज़ नहीं, जज साहब के कोई लड़का नहीं है। तो तब तो फिर मामला हिप। इमरान अपना दाहिना कान खुजाने लगा। इमरान वहाँ से भी चल पड़ा। वह फिर कस्बे के अंदर वापस जा रहा था। 3 घंटे तक वह मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। कैप्टन फैयाज काम में व्यस्त था कि उसके पास इमरान का पैगाम पहुंचा। उसने फैयाज को उसके ऑफिस के करीब ही रेस्तरा में बुलवा भेजा था। फैयाज ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। इमरान एक खाली मेज़ पर तबला बजा रहा था। फैयाज को देखकर अहमकों की तरह मुस्कुराया। कोई नई बात? फैयाज ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। मीर तकी मीर गालिब तकल्लुस करते थे। ये इत्तला तुम डाक के ज़रिए भी दे सकते थे, फैयाज चिढ़कर बोला। 14 तारीख की रात को वह महबूबा एक आंख वाली कहाँ थी? तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? पता लगा कर बताओ। अगर वह कहे कि उसने अपनी वह रात अपनी किसी खाला के साथ बिताई है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उस खाला से बात की तहकीक करके हमदर्द दवा खाने को फ़ौरन इत्तला कर दो, वरना ख़तो किताबत खुफिया न रखी जाएगी। इमरान, मैं बहुत मशगूल हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे ऑफिस में मक्खियों की कसरत हो गई है। कसरत से यह मुराद नहीं कि मक्खियाँ डंड पेलती हैं। मैं जा रहा हूँ, फैयाज झुंझला कर उठता हुआ बोला। अरे, क्या तुम्हारी नाक पर मक्खियाँ नहीं बैठती? इमरान ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। फैयाज उसे घूरता हुआ बैठ गया। वह सचमुच झुंझला गया था। तुम आए क्यों थे? उसने पूछा। ओह, ये तो मुझे भी याद नहीं रहा। मेरा ख्याल है शायद मैं तुमसे चावल का भाव पूछने आया था, मगर तुम कहोगे कि मैं कोई नाचने वाली तो हूँ नहीं कि भाव बताऊँ। वैसे तुम्हें यह इत्तला दे सकता हूँ कि इन लाशों के सिलसिले में कहीं ना कहीं एक आग वाली महबूबा का कदम ज़रूर है। मैंने कोई गलत लफ्ज़ तो नहीं बोला? हाँ। उसका कदम किस तरह? फैयाज यका एक चौंक पड़ा। एनसाइक्लोपीडिया में यही लिखा है। इमरान सिर हिलाकर बोला। बस ये मालूम करो कि उसने 14 की रात कहाँ गुजारी। क्या तुम संजीदा हो? ओफो, बेवकूफ़ आदमी हमेशा संजीदा रहते हैं। अच्छा, मैं मालूम करूँगा। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। दूसरी बात यह कि मुझे जज साहब के दोस्त अयाज के मुकम्मल हालात की जानकारी चाहिए। वह कौन था, कहाँ पैदा हुआ था, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके अलावा दूसरे रिश्तेदार वगैरह कहाँ रहते हैं? सब मर गए या अभी कोई जिंदा है? तो ऐसा करो, आज शाम की चाय मेरे घर पर पियो, फयाज बोला। और इस वक्त की चाय? इमरान ने बड़े भोलेपन से कहा। फयाज ने हंसकर वेटर को चाय का ऑर्डर दिया। इमरान उल्लू की तरह आंखें घुमा रहा था। वह कुछ देर बाद बोला। क्या तुम क्या तुम मुझे जज साहब से मिलवाओगे? हाँ, मैं तुम्हारी मौजूदगी में ही उनसे उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। इमरान दांतों तले उंगली दबाकर दोहरा हो गया। क्यों? क्यों बोर कर रहे हो? शर्म की क्या बात है? नहीं, मैं वाले साहब को भेज दूंगा। क्या बक रहे हो? मैं अपनी शादी खुद तय करना नहीं चाहता। खुदा समझे, अरे मैं अयाज वाली बात कर रहा था। लाहौल विला कुव्वत। इमरान ने जेब जाने की एक्टिंग की। इमरान, आदमी बनो। अच्छा। इमरान ने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया। चाय आ गई थी। फयाज कुछ सोच रहा था। कभी कभी वह इमरान की तरफ भी देख लेता था, जो अपने सामने वाली दीवार पर लगे हुए आईने में देख कर मुंह बना रहा था। फयाज ने चाय बनाकर प्याली उसके आगे खिसका दी। यार फयाज, वह शहीद मर्द की कब्र वाला मुजाविर बड़ा ग्रेट आदमी मालूम होता है। इमरान बोला। क्यों? उसने एक बड़ी ग्रेट बात कही थी। क्या? यही कि पुलिस वाले गधे हैं। क्यों कहा था उसने? फयाज चौंक कर बोला। पता नहीं, लेकिन उसने बात बड़े पते की कही थी। तुम खामखा गालियाँ देने पर तुले हुए हो? नहीं प्यारे। अच्छा, तुम ये बताओ, वहाँ कब्र किसने बनाई थी, और उस एक कमरे के प्लास्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बेकार बातों में सर नहीं खपाता, फयाज चिढ़कर बोला। इस मामले में उनका क्या ताल्लुक? तब तो किसी अजनबी की लाश का वहाँ पाया जाना भी कोई अहमियत नहीं रखता, इमरान ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फयाज झुंझला कर बोला। ये कि नेक बच्चे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। किताब खोलकर अलिफ से उल्लू, बा से बंदर, पे से पतंग। इमरान, खुदा के लिए। फयाज हाथ उठाकर बोला। और ख़ुद को हर वक्त याद रखते हैं। बके जाओ। चलो, खामोश हो गया। एक खामोशी हजार बलाएं बा हजार टलाएं बालती है। हाँ, क्या टलाएं? लाहौल विला कुबत, मैंने अभी क्या कहा था? अपना सर। हाँ शुक्रिया, मेरा सर बड़ा मजबूत है। एक बार इतना मजबूत हो गया था कि मैं उसे बैगन का भुर्ता कहा करता था। चाय खत्म करके दफ़ा हो जाइए, फयाज बोला। मुझे अभी बहुत काम है, शाम को घर ज़रूर आना।